हम 10th क्लास की कंप्लीट हिंदी व्याकरण करेंगे, जिसमें हमारा होगा संदेश लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और अनुच्छेद लेखन। तो सबसे पहले हम करते हैं संदेश लेखन। संदेश लेखन का मतलब ही होता है समाचार के द्वारा अपने संदेश को पहुंचाना, या संदेश का मतलब है समाचार, यानी किसी को भी कोई समाचार देना। संदेश लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक संदेश लेखन और अनौपचारिक। जैसे पत्र में हमने किया था औपचारिक और अनौपचारिक, उसी तरह संदेश भी दो प्रकार के हैं, औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश लेखन में वे संदेश आते हैं जो हम राष्ट्रीय स्तर पर या सामाजिक स्तर पर देते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हो गया स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि के बारे में बधाई संदेश देना, और सामाजिक स्तर पर हो गया जैसे हम किसी को कोविड के बचाव के लिए संदेश देते हैं। अनौपचारिक संदेश में आते हैं व्यक्तिगत संदेश, जो हम अपने पारिवारिक सदस्यों, मित्रों व परिवारजनों को मौखिक या लिखित रूप में देते हैं, जैसे बधाई संदेश और शोक संदेश आदि। संदेश भेजने के माध्यम, संदेश भेजने के माध्यम आजकल जो चल रहे हैं उनमें है व्हाट्सएप हो गया, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि और भी सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म। और दूसरे हमारे जो पहले से चले आ रहे हैं वे हैं समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि। अब हम देखते हैं कि संदेश के प्रकार। संदेश होते कितने प्रकार के हैं? संदेश लगभग 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 शुभकामना संदेश, पर्व व त्योहार पर भेजे जाने वाले संदेश, शोक संदेश, सामाजिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, और लास्ट में हमारे आते हैं मिश्रित संदेश, जिसमें व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार के संदेश। आप देखिए संदेश लिखने में हमें कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए, यानी संदेश लिखने का हमारा पैटर्न क्या है। सबसे पहले संदेश सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली रचनात्मक शैली में होना चाहिए। नंबर 2 संदेश में शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की पंक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3 सबसे पहले बिल्कुल मध्य में, बीच में, यानी संदेश का आप नाम लिखें, जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल में दिया है बधाई संदेश। नंबर 4 में आता है संदेश नाम के बाद बाईं ओर दिनांक लिखें और उसके बाद नीचे, उसी के नीचे बिल्कुल समय लिखें, जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल में समझाया है। यहाँ लिखी हुई है दिनांक और दिनांक के नीचे लिखा हुआ है समय लास्ट में, और यहाँ सबसे ऊपर आता है संदेश। उसके बाद नंबर 5 में है सबसे नीचे संदेश भेजने वाले का नाम व पता। यहाँ ये देखिए, यहाँ मिलेगा संदेश भेजने वाले का नाम, जहां भी हम संदेश को कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 6 है पूरा संदेश लिखने के बाद ही उसे आयताकार या गोलाकार में बंद करें, यानी संदेश पहले पूरा आप लिख लो, उसके बाद इसे ऐसे आयताकार में बंद कर दो, यानी इसके चारों तरफ एक रेक्टेंगल की शेप या गोलाकार, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसमें बना सकते हैं। बाद में बंद करने से क्या होता है कि आपका जो भी पैटर्न आपने यहाँ पे लिखा है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसमें आयताकार की लाइन लगाइए, ताकि इधर उधर कुछ भी आपका बचे नहीं। इसके बाद है शायरी, दोहा या कविता की पंक्तियां संदेश के बाद या सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। या तो आप शायरी लिखिए, यहाँ आपने संदेश लिखा, उसके बाद यहाँ आप कोई भी दोहा, कविता की पंक्ति या कोई भी शायरी लिख सकते हो। अगर चित्र की आवश्यकता हो तो वह भी आप इसमें बना सकते हो। अब देखिए यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश का। तो वो हमने कैसे लिखना है? सबसे पहले हमने यहाँ लिखा स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। और कोई भी, अगर आप अपने मित्र को जन्मदिनों पर या किसी भी और कार्य के लिए बधाई संदेश देना चाहते हो, तो आप यहाँ सबसे पहले लिखोगे जन्म दिवस पर बधाई संदेश। या कोई भी शोक संदेश है तो यहाँ लिखोगे शोक संदेश, यानी जो भी आपका विषय है उसे आप यहाँ सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद अब मैंने दोहा लिया है, या जो भी पंक्तियां हैं, ये जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
क्योंकि यहाँ हमारा संदेश है स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। उसके बाद यहाँ चित्र बनाया है। यहाँ आप किसी का भी जो संदेश लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चित्र बना सकते हैं, या यहाँ बना सकते हैं चित्र, या चित्र को आप बीच में भी बना सकते हैं। फिर लिखिए आप दिनांक। यहाँ दिनांक दी है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाता है, तो यहाँ दिनांक लिखिए 15 अगस्त 2022, और आप दिनांक वही लिखिए जो जिस दिन आपकी दिनांक होगी। उसके बाद है समय, प्रातः 7 बजे। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ देश की दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की कामना करते हुए सभी मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी जान तक देश पर न्यौछावर कर देंगे। और लास्ट में जो भी संदेश दे रहा है उसका नाम व पता। तो यहाँ संदेश कौन दे रहे हैं? प्रधानमंत्री, इसलिए हमने यहाँ लिखा प्रधानमंत्री। आशा करती हूँ आपको संदेश का अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने संदेश कैसे लिखना है। अब आगे हम करते हैं पत्र लेखन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं हिंदी में पत्र लेखन। अब देखिए, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें हम किसी भी विद्यालय के लिए लिखते हैं, किसी भी कार्यालय के लिए लिखते हैं, किसी भी संस्थान में लिखते हैं, नगर निगम के लिए लिखते हैं, अखबार के संपादक को लिखते हैं, और औपचारिक पत्र में ही आते हैं शिकायती पत्र। जैसे हमें किसी की भी शिकायत करनी होती है तो हम अखबार के संपादक को लिखते हैं। हमें कोई विद्युत की कंप्लेंट करनी है तब हम उसके लिए पत्र लिखते हैं। नगर निगम को सफाई की व्यवस्था सही करने के लिए पत्र लिखते हैं। तो ऐसे पत्र भी हमारे औपचारिक पत्र में ही आते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। यानी अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे संबंधियों को अर्थात रिश्तेदारों को और मित्रों को लिखते हैं, जबकि औपचारिक पत्र हम किसी भी कार्यालय, संस्था और विद्यालय को लिखते हैं। अब देखिए, औपचारिक पत्र में मैं आपको इस पत्र का परफॉर्मा बता रही हूँ, जिसमें विद्यालय के लिए एक पत्र लिखा गया है और वह पत्र है विद्यालय छोड़ने हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे पत्र की शुरुआत हम करेंगे सेवा में। सबसे पहले हमें लिखना होगा सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य जी या श्रीमती प्रधानाचार्या जी। उसके बाद विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, जैसे यहाँ मैंने दिया है राजकीय कन्या विद्यालय। उसके बाद जिस स्थान पर यह विद्यालय स्थित है उस स्थान का नाम, जैसे यहाँ मैंने दिया है मोती नगर नई दिल्ली। उसके बाद हम लिखेंगे विषय, यानी जिस विषय पर हमने पत्र लिखना है। जैसे यहाँ हमने विषय लिया विद्यालय छोड़ने हेतु प्रमाण पत्र। उसके बाद फिर हम लिखेंगे श्रीमान जी अगर प्रधानाचार्य हैं, और अगर विद्यालय में प्रधानाचार्या जी हैं तो हम लिखेंगे श्रीमती जी। फिर हम अपना नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे पत्र लिखना, यानी जिसके विषय में हमें लिखना है उसको पूरा विस्तार से लिखेंगे। जैसे सविनय निवेदन यह है कि मैंने आपके विद्यालय से 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अब मैं 11वीं कक्षा में दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ, अतः मुझे विद्यालय छोड़ने हेतु प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें ताकि मैं दूसरे विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, या अगर लड़की है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। क ख ग कक्षा 10वीं, अ ब स जो भी है आप लिखिए।
दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे 3 मई 2022। तो पत्र के स्टार्टिंग का और पत्र के लास्ट का बिल्कुल सेम ही होगा। यहाँ क ख ग की जगह अगर कोई भी नाम दिया गया है पत्र में तो आप वह नाम लिखेंगे, और अगर आप बोर्ड परीक्षा में बैठे हैं तो आप क ख ग का ही प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं शिकायती पत्र। शिकायती पत्र है अगर हम अपने शहर में होने वाली किसी भी अव्यवस्था को, चाहे वह बिजली की अव्यवस्था हो या हमारे शहर में सफाई अच्छे से नहीं होती है, उनकी शिकायत करने के लिए जो हम पत्र लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं शिकायती पत्र। और शिकायती पत्र में आप अपना पता सबसे पहले भी लिख सकते हैं और अपना पता सबसे बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक शिकायती पत्र का पैटर्न। वह पत्र है किसी समाचार पत्र के संपादक को शहर में फैली बिजली अव्यवस्था का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। अब इस पत्र में हमने अपना पता सबसे लास्ट में दिया है, जहां पता लिखा हुआ है जिसे नीचे अंडरलाइन किया है, यहां आप लिखेंगे अपना पता। और इसी पते को आप चाहें तो जहां सेवा में लिखा है इससे ऊपर भी आप स्टार्टिंग में अपना पता लिख सकते हैं। अब हम पत्र को शुरू करते हैं। शुरुआत में होगा सेवा में संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स। यहाँ आप किसी भी समाचार पत्र का नाम लिख सकते हैं। हो सकता है समाचार पत्र का नाम आपको एग्जाम में भी दिया गया हो क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया गया है तो आप यहाँ कोई भी लिख सकते हैं, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स आदि। नई दिल्ली। उसके बाद हम लिखेंगे विषय, यानी जिस विषय पर हमने पत्र लिखना है। यहाँ विषय है नगर में व्याप्त बिजली अव्यवस्था हेतु। उसके बाद हम संबोधन लिखेंगे, यानी महोदय। अगर आदमी या पुरुष है तो महोदय और स्त्री है तो महोदया। मैं आपके दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से अपने शहर में फैली बिजली की अव्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सड़क के दोनों ओर खंभों पर प्रकाश प्रायः गायब रहता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है तथा सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक असुरक्षित महसूस करता है। अतः आप इस पत्र को प्रकाशित कर हमारा साथ दें, हम आपके आभारी होंगे। भवदीय क ख ग। अब देखिए यहाँ आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड परीक्षा में हैं तो अपना नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ क ख ग या अ ब स से ही संबोधित करेंगे। उसके बाद लिखेंगे अपना पता और लास्ट में लिखेंगे दिनांक। जिस दिन भी आप ये पत्र लिख रहे हैं, जब भी आपका एग्जाम है, उस दिन की दिनांक आप यहाँ लिखेंगे। इस तरह हमारा औपचारिक पत्र के दोनों भाग, यानी पहले जो हमने लिखे हैं विद्यालय के लिए और दूसरा हमारा इसी में आ जाता है शिकायती पत्र, ये दोनों यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अब देखिए अनौपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। अगर हम अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं, अपने माताजी को लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं, या किसी भी रिश्तेदार को लिख रहे हैं, या अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम जिसे भी पत्र लिख रहे हैं उससे पहले हम यहाँ सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। मान लो हम पत्र लिख रहे हैं कहीं से भी, जो भी हमारा पता है वो पता हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, मान लो हमारा छोटा भाई है तो हमने लिख दिया प्रिय अनुज, कोई मित्र है तो हमने लिख दिया प्रिय मित्र, अगर हमारी माता जी हैं तो हमने लिख दिया प्रिय माता जी, मामा जी,
चाचा जी, यानी जिसे भी हम पत्र लिख रहे हैं दूसरे नंबर पे हम उनका संबोधन लिखेंगे। उसके बाद अगर छोटा है तो चिरंजीवी रहो, अगर हमसे बड़े हैं तो सादर प्रणाम। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए हम पत्र को शुरू करेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पत्र क्या है। अब हम देखते हैं, छोटे भाई को पत्र लिखो जिसमें उसे व्यायाम का महत्व बताया गया हो। तो इसमें सबसे पहले लिख दिया हमने अपना एड्रेस। यहाँ आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, जो भी आपका अपना एड्रेस है। उसके बाद, प्रिय अनुज, चिरंजीव रहो। मुझे माताजी का पत्र मिला जिसे पढ़कर बड़ी चिंता हुई कि आपका स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है। दुर्बलता एक प्रकार का श्राप है। शरीर को शक्ति संपन्न व स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। अतः तुम नियमित रूप से व्यायाम करो तथा प्रातः भ्रमण की आदत डालो। इससे शरीर स्वस्थ, स्फूर्तिमय, क्रियाशील तथा सुंदर व सहनशील बनता है। आशा है कि व्यायाम के द्वारा आप अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाओगे। माताजी को प्रणाम, तुम्हारा अपना, और नीचे लिखिएगा अपना नाम। जिसे भी आप पत्र लिख रहे हैं उसको, अगर आपसे बड़े हैं तो माताजी को प्रणाम इसमें आप लिख रहे हो, क्योंकि जो भाई को पत्र लिखा है वहाँ माताजी भी हैं, या पिताजी हैं तो पिताजी को प्रणाम। उसके बाद अपना, तुम्हारा अपना, और नीचे आप अपना नाम लिख सकते हो। अब इस तरह आपके औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी अनुच्छेद लिखना। तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर। ज्ञापन का मतलब है वी जमा ज्ञापन, यानी वी से बना विशेष, और ज्ञापन का मतलब होता है जानकारी, यानी किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन के 3 माध्यम होते हैं। नंबर 1 मुद्रण माध्यम, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और नंबर 3 होता है अन्य माध्यम। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुद्रण माध्यम में कौन कौन सी चीजें आती हैं। मुद्रण माध्यम वह माध्यम है जिसमें हम कागज के ऊपर लिखे जाने वाले विज्ञापनों को दिखाते हैं, जैसे पुस्तक में, समाचार पत्र में, पत्रिकाओं में। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 2 प्रकार से हम देखते हैं, एक श्रवण माध्यम यानी सुनकर, और दूसरा दृश्य श्रवण यानी देखते भी हैं और सुनते भी हैं। श्रवण माध्यम में हमारे आते हैं जैसे रेडियो है, एफएम है इत्यादि, और दृश्य श्रवण में हमारे आते हैं जिन्हें हम सुन भी सकते हैं और देखते भी हैं साथ साथ, जैसे टीवी है, सिनेमा है इत्यादि। तीसरा आता है अन्य माध्यम। इसमें आपने देखा होगा कई बार जो विज्ञापन होते हैं वो किसी भी पर्चे के माध्यम से दीवारों पे लिखे होते हैं, ट्रक आदि पे लिखे होते हैं, बसेस पे लिखे होते हैं। तो ये होता है हमारा अन्य माध्यम। इसे हम बिल्कुल शॉर्ट में कर लेंगे क्योंकि ये आपका सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में सिर्फ आपका है कि विज्ञापन आपने लिखना कैसे है। अब हम देखते हैं विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन 6 प्रकार के होते हैं। स्थानीय विज्ञापन, जो हमारे लोकल विज्ञापन होते हैं, यानी जिसमें हम घरेलू चीजें जैसे कोई भी क्रीम है, लिपस्टिक वगैरह, इनका विज्ञापन देखते हैं, ये हमारे होते हैं स्थानीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि के लिए विज्ञापन देना। वर्गीकृत विज्ञापन, समाचार पत्र में विवाह संबंधी खरीदने बेचने के लिए विज्ञापन देना। औद्योगिक विज्ञापन में आता है कच्चा माल या औद्योगिक वस्तुएं जो भी बनाई जाती हैं उनका जो हम विज्ञापन देते हैं। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन में आता है लोगों को जब हम जागरूक करते हैं। और सूचना संबंधी विज्ञापन में आते हैं इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट्स, यानी जब भी हम किसी की इंफॉर्मेशन देते। अब हम देखते हैं बच्चे कि हमें विज्ञापन को कैसे लिखना है, जो हमें एग्जाम में आएगा उसको लिखने का पैटर्न हमारा क्या है। तो इसमें विज्ञापन में सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर सूचना, आवश्यकता या बिक्री हेतु या बिकाऊ।
जिस भी चीज के लिए आपको विज्ञापन आता है। नंबर 2, सबसे नीचे हम लिखेंगे जो भी विज्ञापन दे रहा है उसका पता या फोन नंबर। और नंबर 3 पे इसके दाईं ओर कोई भी जिसका आप विज्ञापन दे रहे हैं उसी विज्ञापन से रिलेटेड आप कोई भी चित्र बना सकते हो। नंबर 4, जब हम ऊपर सूचना लिखते हैं उसके बाद आप शायरी लिख सकते हो या कोई भी दोहा लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि विज्ञापन का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज को अगर आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं या कुछ भी है उसको अपनी ओर आकर्षित करना, यानी विज्ञापन देखते ही पढ़ने का मन करे और उसकी तरफ हम आकर्षित हो जाएं। तो इस तरह विज्ञापन को आकर्षित बनाने के लिए हमें उसमें चित्र का, शायरी का और दोहों का प्रयोग करना चाहिए यदि आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए हम लेते हैं पर्यावरण सुरक्षा पर 50 शब्दों में विज्ञापन लेखन लिखिए। अब देखिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए हम क्या दे रहे हैं, एक सूचना दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सूचना, उसके बाद लिखेंगे हम पर्यावरण के ऊपर कोई भी वाक्य जो आपको अच्छा लगता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा स्वच्छ वायु प्राण वायु, यानी वायु को स्वच्छ बनाने के लिए हमें वृक्ष लगाने होंगे और जो स्वच्छ वायु ही होती है वही हमारी प्राण वायु होती है। आओ सब मिलकर वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। फिर हम लिखेंगे इसके बाद कि हमें पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना है। नंबर 1, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। नंबर 2, धरती को हरा भरा बनाएं। नंबर 3, सीएनजी वाहनों का प्रयोग करें। नंबर 4, प्लास्टिक का उपयोग न करें। नंबर 5, देश की ब्यूटी हमारी ड्यूटी। और लास्ट में हम लिखेंगे कि यह सूचना किसके द्वारा दी जा रही है। यह सूचना दी जा रही है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। तो अब हम लिखेंगे पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली और यहाँ लिखिए आप फोन नंबर और यहाँ आप चित्र बनाइए। ये तो मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए बना दिया, आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा यहाँ पर चित्र बनाइए, 1 बनाइए या 2 बनाइए। और विज्ञापन लिखने में बहुत ही सरल भाषा, स्पष्ट भाषा और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग आपने करना है और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करना है। जितने शब्दों में आपको दिया गया है, जैसे यहाँ दिया है 50 शब्दों में, तो आपने 50 शब्दों तक ही विज्ञापन को लिखना है, यानी 40 और 50 शब्दों के बीच में विज्ञापन लिखना है। बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें विज्ञापन में आपने नहीं लिखनी। विज्ञापन आकर्षित, संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। इसी तरह इसमें मैंने आपको 2 उदाहरण और दिए हैं। जैसे मान लो आपको आ जाता है, किसी भी आवश्यकता के लिए विज्ञापन आ जाता है कि किसी भी कंपनी में सुपरवाइजर की, मैनेजर की या वर्कर्स की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप विज्ञापन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप आवश्यकता, उसके बाद आप लिखेंगे, यहाँ मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, मारुति कंपनी हेतु सुपरवाइजर की आवश्यकता। आपको जिस भी कंपनी के लिए आता है, जिस पोस्ट के लिए आता है, आप यहाँ पे वही लिखना। और उसके बाद जो योग्यता बताई गई है, मान लो योग्यता है कि हमें स्नातक चाहिए, बीटेक चाहिए, एमए चाहिए, एमबीए चाहिए, जो भी आपको योग्यता सही लगे पोस्ट की अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे अनुभव, जैसे 5 वर्ष का अनुभव, 8 वर्ष का अनुभव, 2 वर्ष का, जितने वर्ष का आपको उचित लगता है। फिर वेतन इसका कितना होगा वो यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद लिखेंगे आप पता और फोन नंबर, यानी जिस कंपनी में आप बुलाना चाहते हैं, जिस कंपनी में आवश्यकता है, उस कंपनी का पता और उसका फोन नंबर। और यहाँ आप बनाएंगे चित्र। ये 2 चित्र कोई भी हो, स्त्री या पुरुष का, ये तो आप अच्छी तरह बनाना सीख ही लीजिए,
क्योंकि किसी ना किसी में इन दोनों चित्रों का तो प्रयोग होता ही है। अगर आवश्यकता में आ रहा है तब भी आप इन चित्रों को बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है बिक्री हेतु, यानी किसी भी चीज की बिक्री अगर आप करना चाहते हैं, बिक्री करने के लिए आपको विज्ञापन दिया गया है, तो उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे बिक्री या बिकाऊ। अब मान लो कोई भी बिकाऊ चीज है, कोई भी स्टॉक ऐसा है, तो आप लिख सकते हैं स्टॉक सीमित, जल्दी आओ जल्दी पाओ, या लिख सकते हैं जोरदार धमाका, या कोई भी आप स्कूटर देना चाहते हैं उसके लिए आपने विज्ञापन दिया है, तो उसमें आप लिख सकते हो जोरदार धमाका, जल्दी आओ जल्दी पाओ, इस कंडीशन का स्कूटर आपको दोबारा इतना सस्ता नहीं मिलेगा। जैसे भी चाहो आप विज्ञापन में यहाँ लिख सकते हो। और उसके बाद जिस चीज के लिए आप विज्ञापन दे रहे हैं उसी वस्तु का चित्र, चाहे वह कार है, स्कूटर है, पेन है, पेंसिल है, जो भी है उसका आप यहाँ चित्र बनाइए और यहाँ अंत में लिखिए अपना पता, जिस पते पर ये वस्तु रखी हुई है, यानी जहां से वो लेने आएंगे इसको, उसका पता, और यहाँ दीजिए आप अपना फोन नंबर। आशा करती हूँ आपको विज्ञापन अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अपने एग्जाम में विज्ञापन बहुत अच्छे से लिखेंगे। इसी के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज हम करते हैं अनुच्छेद। हिंदी में अनुच्छेद करने के लिए जो भी आपको विषय दिया होगा उस विषय के साथ में संकेत बिंदु दिए होंगे और उन्हीं संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपने अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का मतलब होता है प्रस्ताव का बिल्कुल संक्षिप्त रूप, यानी जो भी आप निबंध लिखते हैं उस निबंध का एक कंक्लूजन, यानी जो भी उसके मुख्य महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं वही हमें अनुच्छेद में लिखने होते हैं। अनुच्छेद में हम केवल एक ही पैसेज लिखते हैं, यानी वही हमारा अनुच्छेद होता है। यहाँ मैं आपको अनुच्छेद करवा रही हूँ ई कॉमर्स व्यवसाय, और इसके संकेत बिंदु नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 कार्यप्रणाली, नंबर 3 लाभ या महत्व, दोनों का मतलब एक ही है। तो इन्हीं तीनों को देखते हुए हमें ई कॉमर्स व्यवसाय पर अनुच्छेद लिखना है। ई कॉमर्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अर्थात इंटरनेट द्वारा व्यापार, यानी ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट द्वारा व्यापार करना, इंटरनेट द्वारा बिजनेस करना। आज इंटरनेट द्वारा व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1998 में मीडिया के द्वारा 43 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जो निरंतर उन्नति कर रहा है। अब यह व्यापार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इंटरनेट कार्य प्रणाली बहुत सरल है। जो भी व्यापारी वेब पेज पर संबंधित व्यापारी के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में वर्णित उत्पादों में से वांछित उत्पादों को चुन लेता है और ऑर्डर फॉर्म को भर देता है, जिसमें उत्पादों के साथ साथ चीजों की कीमत भी दी होती है। उसके द्वारा चीजों का चुनाव करने के बाद सेट हरकत में आ जाता है और वह सिक्योर्ड चैनल के द्वारा खरीदार के अकाउंट की सूचना देता है। सेट खरीदने और बेचने वाली दोनों पार्टियों की सुरक्षा और प्रामाणिकता का मापदंड है। यह संदेश को नेट पर सुरक्षित भेजने के लिए गुप्त संदेश भेजने की विधि का उपयोग करता है। विक्रेता को जब माल का ऑर्डर मिल जाता है तो वह खरीदार के बैंक को पैसे की अदायगी के लिए इजाजत का फॉर्म भेजता है। जब उसे इसकी स्वीकृति मिल जाती है तो वह कार्ड होल्डर को इसकी पुष्टि की सूचना देने के बाद माल भेज देता है। इसके बाद विक्रेता के बैंक वास्तविक राशि की अदायगी का अनुरोध करता है। अंततः धन राशि
क्रेता के बैंक अकाउंट से विक्रेता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ क्रेता है खरीदने वाला और विक्रेता है बेचने वाला। इस प्रणाली से ग्राहक और व्यापारी में सीधा संपर्क होता है। बिचौलियों को कमीशन नहीं देनी पड़ती। व्यापार का क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत होता है और लाभ भी अधिक होता है। समय की बहुत बचत होती है। घर बैठे ही ग्राहक के सामने पूरी मार्केट स्क्रीन पर आ जाती है। भारत में ई कॉमर्स की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया स्वप्न को साकार करती है। तो इसमें आपने देखा ई कॉमर्स व्यवसाय में सबसे पहले उसका अर्थ बताया गया, उसके बाद उसकी कार्य प्रणाली यानी ई कॉमर्स व्यवसाय को हम किस प्रकार से करते हैं, और अंत में बताया गया इस व्यवसाय के करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। इसी प्रकार कोई भी अनुच्छेद अगर आपको आता है तो उसके संकेत बिंदुओं के आधार पर ही आपने अनुच्छेद लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें नहीं बताना। अब देखिए दूसरा अनुच्छेद हम लेते हैं नैतिक शिक्षा का महत्व, और दोनों ही बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें संकेत बिंदु दिया गया है नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों। नंबर ख है नैतिक शिक्षा के अभाव के दुष्परिणाम, और तीसरा है इसके लाभ। अब देखिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नैतिक शिक्षा के अभाव के दुष्परिणाम क्या हैं, उन्हें इसी अनुच्छेद में बताएंगे। और तीसरा इसके लाभ, यानी नैतिक शिक्षा को अगर हम शुरू करते हैं तो उसके कौन कौन से लाभ होंगे, वो सब हमारा एक ही अनुच्छेद में वर्णित होगा। सारा धन दौलत सुख और वैभव नैतिकता, नैतिकता मतलब सचरित्रता, यानी चरित्र में जितने भी गुण होते हैं वे सब कहलाते हैं नैतिकता पर खड़े हैं। भारत की नैतिकता इतनी ऊंची थी कि सारा संसार अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा प्राप्त करे, ऐसी घोषणा यहाँ की जाती थी। यानी पहले भारत ही इस चीज की घोषणा करता था कि पूरा विश्व अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा प्राप्त करेगा। अतीत काल में भारत संसार का गुरु था। वह सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। नैतिकता का इतना महत्व होते हुए भी उसे शिक्षा से निकालकर परे क्यों किया गया समझ में नहीं आता, क्योंकि नैतिकता ही मनुष्य का सब कुछ है। उसके बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं। नैतिकता से ही मानव जीवन शांत और सुखी बनता है। नैतिकता की कमी से ही जीवन लोलुप व असंतोष से भरा रहता है। यही चिंता कई बीमारियों को जन्म देती है तथा वह एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। अच्छा नागरिक बनना ही तो अच्छी शिक्षा का उद्देश्य है। नैतिक शिक्षा को शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम का अंग बनाकर ही हम बच्चों का व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय चरित्र बना सकते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को स्थान अवश्य मिलना चाहिए। नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही आज छात्र जगत में अनुशासनहीनता का बोलबाला है। यही कारण है कि आज का शिक्षित व्यक्ति भी चरित्र से अछूता दिखाई देता है। उसकी सोच है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना ही शिक्षित होने की निशानी है, और ऐसा वह इंसानियत को छोड़कर भी करता है। बढ़ता हुआ आतंकवाद तथा भ्रष्टाचार भी नैतिक शिक्षा के अभाव का ही परिणाम है। इसलिए नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में बिना प्रयत्न के दी जा सकती है। स्वास्थ्य और सद्बुद्धि भी नैतिकता से ही बनती है।
नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है। इसी के बल पर वह कठिन से कठिन कार्य कर वंदनीय बनता है। अब आपके दोनों महत्वपूर्ण अनुच्छेद कंप्लीट हुए और नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे विज्ञापन और संदेश।